हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इससे पहले हम आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड दरअसल कोवलेंट बॉन्ड की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। कोवलेंट बॉन्ड जिसमें हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग दोनों एटम मिलकर करते हैं। अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनना है तो एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए पार्टिसिपेट करता है, देता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही होती है, लेकिन इसमें कोई एक एटम ही वो पूरे का पूरा पेयर देगा और दूसरा एटम सिर्फ उसको शेयर करने में हिस्सा लेगा, वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कोई हिस्सा नहीं डालेगा। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में हम इसको डिफाइन करेंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर is donated by one of the two atoms। वो दो एटम जिनके दरमियान ये बॉन्ड बनेगा, उनमें से कोई एक एटम जो है वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा शेयरिंग के लिए। बॉन्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से ही बनेगा, लेकिन वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम की तरफ से आएगा, वो दूसरा एटम सिर्फ उसको शेयर करने में हिस्सा लेगा, वो वहां से कोई इलेक्ट्रॉन उसमें अपना पार्टिसिपेट नहीं करवाएगा। तो यहां पे दोनों एटम में एक फर्क जो है वो आ जाता है। एक एटम इलेक्ट्रॉन देने वाला है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं, शेयर हो रहा है, लेकिन एक एटम शेयरिंग के लिए सारे का सारा कंट्रीब्यूट करता है और दूसरा एटम जो है कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करता, बस शेयरिंग में हिस्सा लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर एक शख्स के पास कुछ खाना है और दूसरा शख्स बिल्कुल भूखा है, अब जरूरत खाना खाने की दोनों को है, तो ये दोनों मिलके खाना खा लेते हैं, तो ये शेयरिंग हो जाती है, जिसके अंदर सारे का सारा जो हिस्सा है वो एक शख्स की तरफ से है, दूसरा सिर्फ उसको शेयर करने में हिस्सा लेता है, उसने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया हुआ। तो इसी तरह से दोनों एटम में से एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहा है, हिस्सा डाल रहा है, पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर उसको दे रहा है, जबकि दूसरा एटम सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग कर रहा है। तो हम डोनर कहते हैं उस एटम को जो वो इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूट करता है, और एक्सेप्टर हम कहते हैं उस एटम को जो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को सिर्फ शेयर करने में हिस्सा लेता है, जिसका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, सिर्फ वो शेयर करता है, उसको हम एक्सेप्टर कहते हैं। यहां कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। डोनर होने के लिए एक एटम के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, जबकि एक्सेप्टर होने के लिए इट कैन बी अ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन वैकेंसी या आप कह सकते हैं डेफिशिएंसी होनी चाहिए। अब ये एक इलेक्ट्रॉन वैकेंसी या डेफिशिएंसी कैसे आती है, एग्जांपल्स के अंदर ये बात क्लियर हो जाएगी। और तीसरी चीज कि इट मे बी मेटल एटम with partial d orbital। ये एक ऐसा मेटल एटम हो सकता है जिसका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो।
तो ये डोनर और एक्सेप्टर की शराइत है। कोई एक एटम डोनर होगा, दूसरा एक्सेप्टर होगा, डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जब बन जाएगा तो उसके नतीजे में जो हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा, उस रिजल्टेंट को हम कहते हैं एडक्ट। एडक्ट बुनियादी तौर पर एडिशन प्रोडक्ट की शॉर्ट फॉर्म है। एडिशन प्रोडक्ट, एड और डक्ट को आपस में मिलाकर एडक्ट बना लिया गया है। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इस बॉन्ड के बनने के नतीजे में जो आखिरी प्रोडक्ट बनता है उसे आमतौर पर एडक्ट या एडिशन प्रोडक्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे हम चंद एक एग्जांपल्स को देखेंगे और उन एग्जांपल्स में हम देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। एग्जांपल्स को हल करने का जो बुनियादी असूल है वो ये है कि सबसे पहले ये क्लैरिफाई कर लिया जाए कि डोनर कौन है और एक्सेप्टर कौन है, और डोनर को हम डोनर क्यों कहते हैं और एक्सेप्टर को एक्सेप्टर क्यों कह रहे हैं। जैसा कि सबसे पहली जो एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर करने जा रहे हैं, ये एग्जांपल है अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड। यहां पे अमोनिया का स्ट्रक्चर, अब कोवलेंट बॉन्ड की अगर आपने वीडियो देखी है तो उसमें यह आपको बिल्कुल क्लैरिफाई होना चाहिए कि किस तरह से ये बनाया जाता है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है, तो समझ गए होंगे लोन पेयर मौजूद है तो मतलब ये डोनर का काम करेगा। दूसरी तरफ बोरान ट्राइफ्लोराइड, हमें याद है कि बोरान इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है और इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस वक्त ये 3 बॉन्ड करता हुआ नजर आ रहा है। हम जानते हैं कि एक बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन में मुश्किल होता है। तो बोरान के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसने अपने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करवा दिया, शेयर करवा दिया, और शेयरिंग के नतीजे में अब टोटल इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी स्टेबल मॉलिक्यूल के लिए ऑक्टेट या डुप्लेट मुकम्मल करना अमूमन जरूरी होता है, कम से कम उन एलिमेंट्स के लिए जिनका एटॉमिक नंबर 20 तक है। तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं है, ऑक्टेट मुकम्मल नहीं होगा। यही वो चीज है जिसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन वैकेंसी है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। इसके पास इलेक्ट्रॉन के लिए खाली जगह मौजूद है या इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक तरफ वो एटम आ गया जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, दूसरी तरफ वो एटम आ गया जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पॉसिबल है। कैसे कि ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, शेयर करेगा, और दोनों जो है वो इसको मिलकर शेयर कर लेंगे आपस में। फाइनल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसके अंदर हम एक एरो की मदद से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट या जिसे हम एडक्ट कहते हैं। सिंबॉलिकली ये बताने के लिए कि डोनर कौन है और एक्सेप्टर कौन है, ये एरो यूज किया जाता है। इसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी शो किए जाते हैं, ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जो है वो गया है, कि किस तरफ से वो शेयर किया गया है और किसकी तरफ शेयर किया गया है। ये ट्रांसफर नहीं है, ये शेयरिंग ही है, इसीलिए हम इसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर है ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये उसके ऑक्टेट का हिस्सा है। तो जो कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है,
इसलिए वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो सिर्फ शेयर ही कर सकता है। तो इसको ये कभी भी नहीं समझना चाहिए कि पॉजिटिव आ गया तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हुए, नहीं, इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। ये सिर्फ सिंबल है कि बता रहा है कि इस तरफ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जो है वो शेयर किए गए हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक एग्जांपल, और इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो हम अब इसके साथ साथ जो है वो देख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिएगा, H2O और H पॉजिटिव। ये बात याद रखने की है कि H पॉजिटिव एक बड़ा मशहूर और बड़ा अहम एक्सेप्टर है। H पॉजिटिव एक्सेप्टर के तौर पर काम करता है। इसको हम प्रोटॉन कहते हैं। क्यों कहते हैं? बहुत आसान बात है, हाइड्रोजन एटम इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये बन जाएगा H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, और आप देखिए इसके पास सिर्फ प्रोटॉन बचा है। यही वजह है कि हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो प्रोटॉन याद रखिएगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के तौर पर कैसे काम करता है? पहली बात तो इसको पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक शेल होता है और उसे अपना पहला शेल मुकम्मल करने में एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अब इसने तो अपना वो एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया है, लिहाजा अब इसको पहले शेल को मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायरमेंट है। तो ये इस लिहाज से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी मौजूद है। पॉजिटिव चार्ज भी हो गया और इसमें इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये एक एक्सेप्टर के तौर पर काम करता है। दूसरी तरफ वाटर का स्ट्रक्चर वो आप बना सकते हैं, बहुत कॉमन है, बहुत बेसिक लेवल पे ये चीज हमें सिखाई जाती है। हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे होते हैं जो लोन पेयर का काम करते हैं। ये लोन पेयर वाला आइटम है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा, ये एक्सेप्टर है। तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस तरफ। अब नतीजा OH और ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का सिंबल और ये H। नोट करें कि सिंबॉलिकली जो चार्जिंग हम शो करते हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब यहां हमने पॉजिटिव शो करना है और इधर हमने नेगेटिव शो करना था, लेकिन यहां पे पहले पॉजिटिव मौजूद है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को कैंसिल कर देंगे, लिहाजा इस पर अब कोई चार्ज नहीं आएगा। तो इस तरह से ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट यानी एडक्ट बन गया। अमोनिया बोरान ट्राइफ्लोराइड एडक्ट, ये कहलाता है हाइड्रोनियम आयन। इसी तरह और भी कई एक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन आयन के साथ एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसा कि अल्कोहल C2H5OH, ईथर CH3OCH3, इसी तरह से अमोनिया NH3, इसी तरह से फास्फोरस ट्राइहाइड्राइड, जिसे हम फास्फीन गैस भी कहते हैं। इन सब के अंदर आप देखिए क्या चीज कॉमन है, ये सब के सब जो है ये डोनर के तौर पर काम कर सकते हैं, बिकॉज इनके अंदर एक ऐसा एटम मौजूद है जो इलेक्ट्रॉन पेयर रखता है।
सो ये एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से ये डोनर के तौर पर काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमने कहा H पॉजिटिव वो एक एक्सेप्टर के तौर पर काम करता है। इसी तरह हमारे पास कई और एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। जैसा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड और क्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और क्लोराइड। अब नोट करें कि क्लोराइड नेगेटिव चार्ज है, सो ये एक डोनर के तौर पर काम कर सकता है। और दूसरी तरफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, या यहां पे आप आयरन क्लोराइड को भी ले सकते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड की आप कोवेलेंट स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बोरान की तरह एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन थे जिनको क्लोरीन के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उसका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं हो पाता, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है। जैसे बोरान का इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, तो एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसी तरह अगर आप आयरन क्लोराइड की बात करें, फेरिक क्लोराइड FeCl3 की बात करें, तो FeCl3 के अंदर भी आपको यही चीज नजर आएगी। FeCl3 आयरन क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, इसमें आयरन के अंदर आप देखेंगे कि इसके पास पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल मौजूद है, और अपने पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। सो ये एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर है, ये डोनर है। तो एक्सेप्टर और डोनर के दरमियान जो स्ट्रक्चर बनेगा, जैसा कि अगर मैं आयरन के केस में स्ट्रक्चर बनाऊं, ये फेरिक क्लोराइड हो गया, और फेरिक क्लोराइड के साथ जब क्लोराइड रिएक्शन करेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब नोट करें चार्ज किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, सो इट शुड कैरी पॉजिटिव चार्ज, बट इसके पास पहले नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसका मतलब आप कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं करेंगे। लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव किया है, सो इट विल गेट अ नेगेटिव चार्ज। तो ये सिंबॉलिक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ शो किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर शेयर किए गए हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की होती शेयरिंग ही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही हो रही है। हाँ, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है एरो की मदद से भी और चार्जेस की मदद से भी। तो इस तरह से ये हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इसी तरह से आप AlCl3 का भी स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो कई एक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा हो सकते हैं यहाँ पे, और कई एक एग्जांपल्स और भी जो है वो बनाई जा सकती हैं। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि आप हाइड्रोनियम आयन में देख रहे हैं, या और भी जो कंपाउंड्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, इनके जब आप स्ट्रक्चर्स ड्रा करेंगे तो आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी। अब ये देखें कि हाइड्रोनियम आयन के अंदर इस वक्त हमें 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है 3। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। इनमें से ये दोनों कोवलेंट है और ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट है। लेकिन ये तो मुझे पता है और आपको पता है क्योंकि हमने ये स्ट्रक्चर बनाई हुई है। अब जरा आप इसे रियल वर्ल्ड के अंदर देखिए कि जब ये मॉलिक्यूल बनता होगा तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कौन सा कोवलेंट और कौन सा कोऑर्डिनेट कोवलेंट है। हमारे पास कोई तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। कोवलेंट भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। हाँ, फर्क कहां पे? फर्क उनके बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट पे है
कि जब ये बॉन्ड बन रहा होता है तब फर्क किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन क्या दोनों एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं या एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप किसी बिल्डिंग में जाते हैं, किसी जगह जाते हैं, आपका दोस्त भी वहां पे आता है और भी दोस्त वहां पे इकट्ठे होते हैं, तो आप जब वहां पे पहुंच जाएंगे तो कोई ना जानने वाला बंदा अगर आपको देखता है तो वो नहीं बता सकता कि आपने अपने घर से वहां तक का सफर कैसे तय किया है। हाँ, जिसने आपको सफर करते देखा है वो बता सकता है कि फलां शख्स ऐसे आया, फलां ऐसे आया, फलां ऐसे आया। वो आपने आपकी जो है वो जैसे आपकी कन्वीनियंस है जिसके जरिए से आप आए हैं वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है, फर्क कर सकता है। लेकिन जो बंदा आपको वहां पे देख रहा है वो नहीं बता सकता कि ये किस कन्वेंस से आए हुए हैं। सिमिलरली यहां पे भी जब इलेक्ट्रॉन एक दफा शेयर हो जाएंगे, यहां जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है, यहां जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है, और यहां जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है। लेकिन पता कैसे लगेगा? सारे इलेक्ट्रॉन तो एक जैसे होते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन का हो चाहे वो ऑक्सीजन का हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है याद रखने के लिए कि कोऑर्डिनेट और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में जब वो बॉन्ड बन जाता है तो उसके बाद उसमें डिस्टिंक्शन करना, उसमें फर्क करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहता। तो फिर हम इसको प्रैक्टिकली किस तरह से देखते हैं? तो प्रैक्टिकली हम ये कहते हैं कि हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट कैरेक्टर को तमाम बॉन्ड के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस तरह से? नोट करिएगा, यहां टोटल 3 बॉन्ड है, 3 में से एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट है। दैट मीन कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट का जो शेयर है वो 33% है। सो हम 33% कोऑर्डिनेट कोवलेंट तीनों बॉन्ड पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये भी 33% कोऑर्डिनेट कोवलेंट है, ये भी 33% कोऑर्डिनेट कोवलेंट है, और ये भी 33% कोऑर्डिनेट कोवलेंट है। तो बाकी जो 66 या 67% आप कहते हैं वो फिर हो जाएगा कोवलेंट। इसी तरह से अगर आप इसका स्ट्रक्चर ओपन करेंगे, ये इसको कर ले, फास्फोरस, हाइड्रोजन, 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 ये तीनों तो आपने बना लिए कोवलेंट बॉन्ड, और ये चौथा जो बॉन्ड बन रहा है ये बन गया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, अगर कोई चार्ज बच रहा हो, जैसे यहां आप देखिए सिर्फ नेगेटिव है, यहां सिर्फ पॉजिटिव है, तो आप ओवरऑल भी इस पे लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। एटम के ऊपर पर्टिकुलरली निकालना ये जरूरी नहीं है, ओवरऑल भी लगाया जा सकता है। तो अब देखें ये टोटल 4 बॉन्ड है, इन 4 में से 3 कोवलेंट है और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट है। तो इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट का जो शेयर है वो 25% है। तो 25% शेयर आप हर बॉन्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक्चुअली रियल वर्ल्ड के अंदर यहां तो हमें नजर आ रहा है कि ये कोऑर्डिनेट है, ये बाकी कोवलेंट है, लेकिन एक्चुअली हम ये देखेंगे कि जब हम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे तो हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे कि मॉलिक्यूल बन गया है, इसमें इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास फास्फोनियम आयन मौजूद है, यानी फास्फीन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और जैसे अमोनिया से अमोनियम बनता है इसी तरह फास्फीन से फास्फोनियम बनता है। तो फास्फोनियम आयन मौजूद है, तो उसमें 4 बॉन्ड है और चारों में से कोई भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट हो सकता है। हमें क्या पता जब वो बन चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि हर बॉन्ड जो है वो 25% कोऑर्डिनेट कोवलेंट करता है और 75% उसमें कोवलेंट कैरेक्टर है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप ईथर को देखेंगे तो ईथर के अंदर जब इसका स्ट्रक्चर ओपन करते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा इस तरह से। अब आप देखें कि ये ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है, और जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये अब किसको नहीं पता लगेगा कि यही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ये बॉन्ड डिस्टिंक्टिव है, अलग है, सबसे
डिफरेंट है। तो इसके अंदर हमें बिल्कुल क्लियर पता होगा कि वो बॉन्ड जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बना हुआ है वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, लिहाजा इस बॉन्ड को अब आप बाकी बॉन्ड के साथ मिक्स नहीं कर सकते। मिक्सिंग वहां है जहां डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये सारे बॉन्ड फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन करना पॉसिबल नहीं है। ये सारे बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो यहाँ डिस्टिंक्शन करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ डिस्टिंक्शन करना पॉसिबल है क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल अलग है, बाकी तो ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है। तो इसलिए ये जो प्रोसीजर है करैक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करने का और ये बताने का कि ये मिक्स बॉन्ड है, ये सिर्फ वहां पे यूज की जाता है जहां पे डिस्टिंक्शन पॉसिबल नहीं होती। अदरवाइज जहां डिस्टिंक्शन पॉसिबल होती है वहां जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट है वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट ही होता है और जो कोवैलेंट है वो कोवैलेंट होता है। आई होप कि आपने यहाँ पे इस चीज़ को समझ लिया होगा। जो बात समझ ना आए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके बारे में बताएं।